और आज उस कंपनी की मार्केट कैप जो है वो 4.5 लाख करोड़ है। तो वो तकरीबन 12 साल 13 साल में ये कंपनी 125 टाइम्स अप्रिसिएशन दिया है उसने, विच इज स्टैगरिंग। मतलब which means a CAGR और जो compounded annual return of almost 30% a year, मतलब it's one of the great success stories of the stock market. Some of the luxury watches have also become like an investment. They actually appreciate in value, right? और इसमें after a point in time एक secondary market भी हो जाता है उस watches का। तो आपने घड़ी ली, आपने 4-5 साल पहना, फिर you want to sell it, you want to buy something new. Selectively, अब with a long-term view, some of these businesses will deliver good returns to their investors. मुझे लग रहा है कि मार्केट डेफिनेटली नया हाई बनाएगा। काफी सारी अच्छी चीजें हो रही हैं अपने इकोनॉमी में, मार्केट्स में। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ। आपका स्वागत है फिर से एक और दमदार एपिसोड के अंदर। और इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। समय निकालिए, बैठिए, देखिए, बहुत एंजॉय करने वाले हैं आप लोग। आज के एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे पीएमएस फंड मैनेजर है जिन्होंने द बिग बुल ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट मिस्टर राकेश झुनझुनवाला के साथ इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज किया है। मैं बात कर रहा हूं मिस्टर हिरेन वेद की, जिन्हें इक्विटीज में 30 से भी ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस है और वो एल्केमी कैपिटल के सीईओ, सीआईओ और होल टाइम डायरेक्टर हैं। मीठी भाई कॉलेज से कॉमर्स एंड बिजनेस में ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने ICWAI से मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। फिर उन्होंने KR चौकसी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड में एज हेड ऑफ रिसर्च काम किया, जहां उन्होंने स्टॉक पिकिंग और रिसर्च के स्किल्स का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाया। और फिर प्राइम सिक्योरिटीज लिमिटेड में 4.5 ईयर्स के लिए इक्विटीज में काम किया। 1999 में उन्होंने एल्केमी कैपिटल को एज फोर्थ कैपिटल ज्वाइन किया। एल्केमी कैपिटल को लक्षित संघवी और अश्विन केडिया ने 1991 में शुरू किया था। उनकी काबिलियत को देखते हुए राकेश झुनझुनवाला उनके क्लाइंट से उनके इन्वेस्टर बने थे। हिरेन जी ने एल्केमी कैपिटल्स में डोमेस्टिक और ऑफशोर मैंडेट्स वर्थ $1 बिलियन मैनेज किया है। उन्हें सभी सेक्टर्स के बारे में काफी जानकारी है और वो अपने बॉटम अप अप्रोच ऑफ स्टॉक पिकिंग के लिए जाने जाते हैं। इसी नॉलेज और स्ट्रेटजी से उन्होंने पिछले 19 सालों में सिग्निफिकेंट अल्फा जनरेट करने का ट्रैक रिकॉर्ड भी बनाया है। तो मिलना चाहेंगे आप हिरेन जी से? तो देर किस बात की है, शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जहां हम उनकी इन्वेस्टिंग जर्नी, इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी और उनके कुछ फेवरेट मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे। तो पेन और नोटबुक उठाइए, पानी की बोतल लेके बैठिए और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मार्केट की बात विद मिस्टर हिरेन वेद ग्रो के साथ। हिरेन सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, थैंक्स नीरज फॉर हैविंग मी ऑन द शो। शुक्रिया सर। सबसे पहला आज मुझे आपसे एक एक्शनेबल इनसाइट ये चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, या क्या पता हमारे बात करते करते ऑल टाइम हाई क्रॉस भी कर जाए। तो क्या एक्शनेबल इनसाइट होगा आज की डेट में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए? क्योंकि अब एक तरह का घबराहट और एक तरह का फियर, एक तरह की ग्रीड जो है, हर तरह का इमोशन इस समय मार्केट पे भी पीक पे पहुंच जाएगा। तो एक्शनेबल इनसाइट इस समय क्या हो सकता है रिटेल इन्वेस्टर के लिए? देखिए नीरज, दिस इज अ वेरी कॉमन behavioral trait whenever the market reaches a new high. एक फियर रहता है कि क्या मार्केट यहाँ पे सस्टेन करेगा कि नहीं, राइट? लेकिन अगर आप देखें लास्ट 5, 10, 15, 20, 30, 40 इयर्स, मार्केट का जो बेसिक डायरेक्शन होता है वो जनरली ऊपर होता है और न्यू हाई होना एक बहुत ही स्वाभाविक नेचर है मार्केट का, राइट? और मेरे हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि अब समय आ गया है कि हम और ऊंचाई पे, मार्केट और ऊंचाई पे जाएगा। नियर अबाउट द पीक थोड़ा सा टर्बुलेंस होता है, सबको डर लगता है, लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, लेकिन ये इलॉजिकल है कि
जब न्यू हाई है तो सबको इन्वेस्ट करना है 1000 या 2000 पॉइंट नीचे, ऐसे तो कभी हो नहीं सकता, नहीं तो अगर ऐसा होता तो फिर मार्केट कभी भी न्यू हाई नहीं बनाती। तो मेरे हिसाब से ये डर स्वाभाविक है, लेकिन इसमें कोई लॉजिक नहीं है। मुझे लग रहा है कि मार्केट डेफिनेटली नया हाई बनाएगा। काफी सारी अच्छी चीजें हो रही हैं अपने इकोनॉमी में, मार्केट्स में। शायद इस लेवल पर थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट भी कर जाए, लेकिन न्यू हाई तो बनना है, इसमें कोई शक नहीं। राइट, तो घबराना नहीं है। और अगर जो नए इन्वेस्टर इसमें मार्केट में आना चाहते हैं वो भी एक स्टैगर्ड फॉर्म में अपनी जर्नी को शुरुआत कर सकते हैं, वेट ना करें कि गिरेगा तो इन्वेस्ट करूंगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर यहाँ से अगर 19,000 के ऊपर चले गया तो फिर आप क्या करोगे, राइट? तो ये इटर्नली वेटिंग का जो गेम है वो वो एकदम सब ऑप्टिमल होता है। बट यस, आपका पूरा इन्वेस्टमेंट एक टाइम ना लगाइए, लेकिन एटलीस्ट जो फर्स्ट फ्यू इंस्टॉलमेंट्स हैं एक रेगुलर स्टैगर्ड मैनर में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट्स में। राइट, तो अब ये तो मैंने बिल्कुल सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। अब मैं सर थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगा, कैसे आपकी शुरुआत हुई कैपिटल मार्केट्स के अंदर, और अगर आप कोई इंसिडेंट बताना चाहें अपने यंग एज से या अपनी स्कूलिंग से, कॉलेज टाइम से, जिसने आपको इंस्पायर किया मार्केट्स की तरफ, जिसने आपका झुकाव बढ़ाया, तो वो भी हम सुनना चाहेंगे प्लीज। जरूर। तो नीरज, ऐसा है कि मैं उस फैमिली से आता हूँ जहाँ पे इक्विटी इन्वेस्टिंग तकरीबन मेरे दादाजी के टाइम से शुरू हुआ था, इन द 1960s। और फिर मेरे फादर बॉम्बे आए लेट 60s में, और फिर उन्होंने 70s में स्टॉक मार्केट में और ज्यादा इंटरेस्ट लिया। मैं तभी ऑब्वियसली आई वाज अ किड, स्कूल में था, लेकिन पिताश्री मुझे कंपनीज में एनुअल शेयर होल्डर मीटिंग्स में ले जाया करते थे। मैं तो ऐसे ही आई यूज्ड टू गो फॉर फन, बिकॉज कुछ ना कुछ थोड़ा सा फ्री मिलता था वहां पे। लेकिन ऐसे एजीएम्स अटेंड करते करते एक इंटरेस्ट सा बैठ गया, और पिताजी हमेशा इंस्पायर करते थे कि देखो, चुप रहो और सुनो कि राहुल बजाज क्या बोल रहे हैं, या धीरूभाई अंबानी क्या बोल रहे हैं, या दीपक पारेख क्या बोल रहे हैं। तो ये सब जो दिग्गज थे कॉर्पोरेट सेक्टर के, जो चेयरमैन थे, जो एजीएम में खड़े रह के अपनी कंपनी का विजन बताते थे, कंपनी कैसे कर रही है, इकोनॉमी कैसे कर रही है, इस पे चर्चा करते थे, क्वेश्चन एंड आंसर होते थे। तो ऐसे धीरे धीरे जो है मेरा इंटरेस्ट बढ़ते गया मार्केट्स में। और क्योंकि डैड इन्वेस्ट करते थे, घर पे एनुअल रिपोर्ट्स आते थे, और खास करके उस टाइम पे एमएनसीज जो है, कोलगेट, लीवर, ये सब कंपनियों के एनुअल रिपोर्ट्स काफी कलरफुल होते थे। तो आई यूज्ड टू गो थ्रू दोस एनुअल रिपोर्ट्स। और फिर मैं स्कूलिंग के बाद जब कॉलेज गया तो आई वाज डूइंग बीकॉम। तो जाहिर है कि अगर आप कॉमर्स करते हो तो अकाउंटिंग सीखना पड़ता है। तो अकाउंटिंग सीख रहा था और बैलेंस शीट भी साथ में पढ़ रहा था। और मुझे मार्केट का इतना शौक था कि मैंने एसवाई बीकॉम में मेरे अकाउंटिंग प्रोफेसर के साथ मिलके एक स्टॉक मार्केट गेम कॉलेज में शुरू किया, जो 2 साल चला। तो हमको एक पेपर, अकाउंटिंग प्रोफेसर ने सबको एक पेपर मनी दिया और हम पेपर ट्रेडिंग करते थे। लेकिन एक्चुअल स्टॉक मार्केट के जो प्राइसेस थे बाय सेल, उस हिसाब से हम बाय सेल, सारे स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट करते थे वो प्रोफेसर को अपना बाय सेल देते थे और प्रोफेसर अकाउंट्स रखते थे। तो ऐसे काफी इंटरेस्टिंग जर्नी थी, और आई वाज वेरी क्लियर कि माय कॉलिंग इज द स्टॉक मार्केट, दिस इज माय पैशन, और मैं मेरे पैशन को मेरे प्रोफेशन में बदलूंगा। और फाइनली आई जॉइन द स्टॉक मार्केट स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज एंड माय पोस्ट ग्रेजुएशन। मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग किया, और फिर मैं जूनियर एनालिस्ट की तरह एक ब्रोकिंग फर्म में जॉब ली, जहाँ पे मैंने फॉर्मल तरीके से रिसर्च सीखा कंपनियों। ग्रेट सर,
ये वहाँ से एल्केमी तक की जर्नी भी मैं जानना चाहूँगा। जैसे आपने बताया कि आपने जूनियर एनालिस्ट की तरह जॉइन किया था, वहाँ से कैसे आपको ये आइडियाज़ आए या क्या थॉट्स आए कि अब एल्केमी कैपिटल जो है वो बनाना चाहिए, ये जर्नी भी मैं जानना चाहूँगा। और एल्केमी कैपिटल की इन्वेस्टमेंट अप्रोच, उनका क्या थीसिस रहता है, उस पे भी हम लोग थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है कि अल्केमी कैसे बनी। मैं 91 में मैंने मेरा काम शुरू किया एज एन एनालिस्ट। मैं तकरीबन 4 साढ़े 4 साल, एक फर्म है के आर चोक्सी एंड कंपनी जो अभी भी है, हुँ, एक काफी बड़ी ब्रोकिंग फर्म है, वहां पे मैंने अंडर किशन चोक्सी मैं काफी रिसर्च सीखा। हुँ, फिर वहां से मैं जो है बाय साइड रिसर्च में गया। एक फर्म है प्राइम सिक्योरिटीज, हुँ, तो वहां मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। एक इन्वेस्टमेंट टीम का मैं मेंबर था वहां पे, और मैंने वही रिसर्च शुरू किया और वहां भी मैं तकरीबन 4 साढ़े 4 साल मैंने काम किया। तो रफली 9 years of my career having worked with two firms, हुँ, I then thought कि अब मैंने काफी काम कर लिया, सीख लिया, अब मुझे खुद एंटरप्रेन्योर बनना है। तो तब मेरे जो करीबी के दो दोस्त थे, लशित और अश्विन, जो को फाउंडर्स हैं अल्केमी के, और जो फोर्थ फाउंडर हैं, जो आई एम श्योर आपके सब व्यूअर्स को पता होगा, मिस्टर राकेश झुंझुनवाला, जो अब नहीं रहे, लेकिन ही वाज आल्सो अ वेरी एविड एंड वेरी बिग इन्वेस्टर। तो हम चारों ने जब 99 में मैंने फैसला किया कि अब मैं मेरी जॉब क्विट करके कुछ करना चाहूंगा। तो जब आप कोई बढ़िया करियर डिसीजन लेते हो, कोई बड़ा करियर डिसीजन, तो आपके जो करीबी के दोस्त होते हैं उनके हुँ, साथ आप बैठ के चर्चा करते हो, डिस्कस करते हो। तो मैंने उनको बताया कि देखो, अब मैंने 9 साल एक्सपीरियंस ले लिया, अब मुझे कुछ मेरी खुद की कंपनी शुरू करनी है। तो उन्होंने मुझे काफी प्रोत्साहन दिया कि हाँ तुम करो शुरू, हम तुम्हें हेल्प करेंगे। लेकिन फिर वो कॉन्वर्सेशन, बात होते होते एक ऐसा आइडिया आया कि क्यों हम सब साथ हुँ, मिलकर एक कंपनी बनाएं। और ऐसे हमने अल्केमी कैपिटल करके 99 2000 में हुँ, चारों पार्टनर हम बने, मैं, लशित, अश्विन और राकेश जी। और हमने अल्केमी कैपिटल शुरुआत की। हुँ, हमें लगा कि जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया है हुँ, वो अभी बहुत ही नेसेंट है इंडिया हुँ, में, और खास करके जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं हुँ, वो टिप्स पे हुँ, या ब्रोकर के एडवाइस पे इन्वेस्ट करते हैं। हुँ, जनरली कोई रिसर्च बेस्ड सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग नहीं कर रहा था, हुँ, एंड दोस वर अर्ली डेज फॉर द कैपिटल मार्केट्स। तो हमें लगा कि somebody should do this very professionally, हुँ, एंड हमने डिसाइड किया कि टाइम अब आ गया है कि हम ये प्रोफेशनली करें। एंड हमने अल्केमी कैपिटल शुरू किया, और अब वी आर ऑलमोस्ट 22 years ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड, काफी समय से ये कर रहे हैं। तो वी आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट पीएमएसएस इन द कंट्री। सो दैट्स हाउ अल्केमी केम इनटू बीइंग। तो जो हमारी फ्रेंडशिप थी, दैट टर्न इनटू पार्टनरशिप, एंड दैट्स हाउ अल्केमी स्टार्टेड। राइट। मेरे पास 2 फ़ॉलो-अप क्वेश्चन हैं। तो मैं एज़ अ एंटरप्रेन्योर हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ नेम्स को लेके कि क्या यूनिक नेम्स जो है हम लोग रखते हैं, कोई थॉट प्रोसेस हमारे माइंड में होता है नाम को लेके। तो अल्केमी के नाम के पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? तो एल्केमी का जो मतलब होता है, एल्केमी इज द साइंस ऑफ कन्वर्टिंग बेस मेटल इनटू गोल्ड, हुँ, राइट। और हमने सोचा कि ये एप्ट नाम है कि वी विल टर्न नॉलेज एंड रिसर्च एंड आइडियाज इनटू वेल्थ हुँ, for our clients, right? So it is a process of converting something which is raw
and not so pure into pure gold, which is of something which is of value. तो alchemy is a chemical process. तो हमने सोचा कि हम इसको एक फाइनेंशियल प्रोसेस बनाएंगे, एक आइडिया प्रोसेस बनाएंगे कि हमारी जो रिसर्च है, थिंकिंग है, उसको हम कैसे वेल्थ में क्रिएट करें फॉर आवर क्लाइंट्स, एंड दैट्स व्हाई द नेम एल्केमी केम इनटू बी। राइट सर, शॉर्ट में फिलॉसफी एंड अप्रोच ऑफ एल्केमी कैपिटल अगर आप बताना चाहें हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को कि क्या चीज़ें जो है आप फॉलो करते हैं या क्या अंडरलाइंग अप्रोच क्या है एल्केमी कैपिटल की? So our philosophy is that we are growth investors. देखिए, पैसा तब बनता है मार्केट में जब जो अंडरलाइन कंपनी है वो ग्रो करती है, और इंडिया में अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है, अपना पॉपुलेशन बड़ा है, बट एक इशू था कि relatively compared to other countries our income levels were very low. तो एक समय लगता है कि जब मैंने शुरू किया तब जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी वो $200-250 थी 90s में। अब वो बढ़ के $2500 हो गई। तो एक इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी है कि हमें हाई क्वालिटी ग्रोथ कंपनीज में निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, और उसको लंबे अरसे तक होल्ड करना है, क्योंकि बड़ा पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बनता है। और हमारा एक फिलॉसफी था कि कैन बी आइडेंटिफाइड अंडर रिसर्च कंपनीज, जो छोटी कंपनी है वो बड़ी कैसे बन सकते हैं, राइट? खैर इंडिया में तो बड़ी कंपनी और बड़ी हो गई है, जैसे रिलायंस कभी भी बड़ी कंपनी थी, अब और भी बड़ी कंपनी हो गई है। लेकिन जो जो जिसको मल्टी बैगर्स कहते हैं, जिसको कहते हैं जो कंपनियां 10 गुना, 20 गुना, कभी 50 गुना, कभी 100 गुना बढ़ सकती है, वो आपको, जब वो कंपनी यंग है, when it is young, you have to catch it, right? And you have to have a certain understanding and vision of the business. So our idea is that हमने बहुत सारी कंपनी स्टडी की हैं जो छोटी थी और बड़ी हुई, तो हम ये स्टडी करते हैं कि कैसे बड़ी हुई, what were the attributes that were required to become big. तो हम एक फ्रेमवर्क था जो हमारे सीनियर पार्टनर राकेश झुंझुनवाला जी ने बहुत ही अच्छा इनकैप्सुलेट किया था उसको। So his framework was very simple. A, there has to be a large opportunity for that company. मतलब जो business की opportunity है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए और वो expanding होनी चाहिए। Secondly, you should have a good management that can exploit that opportunity to scale the business. And they should be able to execute, क्योंकि बहुत सारी कंपनी अपॉर्चुनिटी तो बहुत होती है लेकिन कंपनीज बीच में फेल हो जाती है, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाती, एक लेवल तक जाती हैं और फिर they are not able to professionalize, they are not able to invest, they are not able to grow, and therefore that becomes a limitation. So हमारा study is a full well-rounded philosophy की find large opportunities, find companies and management teams that can execute and scale the business, and buy these businesses at a reasonable valuation. And then you stay invested in these companies for a long term so that we can make tremendous wealth for our investors. सर इसमें मेरे पास एक दो फॉलोअप क्वेश्चंस हैं। सबसे पहली बात तो मैं अगर आप कुछ एग्जांपल्स दे पाए, कुछ स्टॉक्स बता पाएँ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, कुछ आपने ऐसे स्टॉक्स जो अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई किए हों और फिर वो काफ़ी ग्रो कर गए हों, अगर उसके कुछ आप एग्जांपल्स देना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा हमारे व्यूअर्स के लिए। तो जैसे one of our most successful examples of this is a company called Bajaj Finance, जो हमने 2010 में आइडेंटिफाई किया था। तब वो काफी छोटी कंपनी थी,
जिसको एनबीएफसी बोलते हैं, नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी। इट वाज लेंडिंग। तो अगर आपको फ्रिज लेना है या वॉशिंग मशीन लेना है या मोबाइल फोन लेना है या कैमरा लेना है, तो वो आपको लोन देती थी सो दैट यू कैन बाय दैट ऑन ईएमआई, सस्ते ईएमआई पे। और इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी थी, क्योंकि पहले की जो थिंकिंग थी, लोग लोन लेकर ये ज्यादातर चीजें नहीं खरीदते थे। फॉर एग्जाम्पल, बॉम्बे में ये कहा जाता था कि आप अपना घर तो सिर्फ 40 साल के ऊपर हो जाएंगे तभी आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन हमने ये देखा कि कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो रहे थे। जो यंग वर्ग है, जो जो यंग पॉपुलेशन है, जो अपनी फर्स्ट जॉब 25, 26, 27 पे ले रहे हैं, उनको अपना घर और घर के साथ उसमें जो भी वाइट गुड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, वो तुरंत खरीदते हैं। ऐसा नहीं कि मैं 10 साल 20 साल मैं कमाऊंगा, मैं सेव करूंगा और उसके बाद खरीदूंगा। तो ये जो लोन पे या ईएमआई पे खरीदने का जो ट्रेंड है, वो अर्ली 2000 से शुरू हो गया था और बजाज इसमें ऑलमोस्ट एक लीडर था एंड दे वर डूइंग थिंग्स डिफरेंटली। तो पहले अगर आप कोई बैंक के पास जाते, तो आप बैंक को पहले एक प्रपोजल रखते, बैंक शायद वो प्रपोजल 2-3 हफ्ते उसको प्रोसेस करने में लगते, आपको बहुत सारे पेपर पूछते और फिर आपको शायद लोन सैंक्शन। बजाज जो है, उनके पास एक टेक्नोलॉजी थी, उनका आदमी शोरूम में ही बैठता था और अगर आप गए, आपने थोड़ी सी आपकी फाइनेंशियल डिटेल दी, वो तकरीबन 15-20 मिनट में आपको बोल देगा कि आप लोन के लिए एलिजिबल हैं। सो यू कुड बाय द प्रोडक्ट ऑन ईएमआई एंड वॉक आउट विथ अ लोन, एंड nobody was doing that, processing a loan in 20 minutes or half an hour, right? And that is what the consumer liked. और वहां पे जो एमडी थे उनके, राजीव जैन, मैं उनके साथ मिला 2010 में, and I found that he had a very refreshing business vision of making Bajaj as one of the leading consumer finance companies. और क्योंकि बजाज ग्रुप से था, बजाज ग्रुप वेल नोन है, they are honest, clean promoters, and they had brought a professional CEO जिनका एक्सपीरियंस था, जिनका जो बिजनेस का जो विजन और एग्जीक्यूशन का विजन था was very different from a traditional bank. तो this is what attracted us to the company. और तभी उस कंपनी का मार्केट कैप, जो बोलते हैं टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी इन द स्टॉक मार्केट, वो सिर्फ 1400 करोड़ था तभी। तो बहुत ही छोटी कंपनी थी, जिसको हम स्मॉल कैप बोलते हैं, राइट? और हमने 2010 से लेकर आज तक हमने उसको हम आज तक इन्वेस्टेड हैं उस कंपनी में, और आज उस कंपनी की मार्केट कैप जो है वो 4.5 लाख करोड़ है। तो वो तकरीबन 12 साल 13 साल में ये कंपनी 125 टाइम्स अप्रिसिएशन दिया है उसने, which is staggering। मतलब which means a CAGR, और जो compounded annual return of almost 30% a year। मतलब it's one of the great success stories of the stock market, क्योंकि टिपिकल आप लॉन्ग टर्म इंडेक्स का कंपाउंडिंग देखें 10 साल 15 साल 20 साल, तो वो तकरीबन 18-19%। तो हमने जब 2002 में शुरू किया था, तब से लेकर आज तक अगर कोई सेंसेक्स में पैसा डालता या निफ्टी में सिर्फ पैसा डालता, कोई इंडिविजुअल स्टॉक ना खरीदता, तो उसका जो रिटर्न है वो तकरीबन 18-19% कंपाउंडिंग होता। इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 30% कंपाउंडिंग रिटर्न किया है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनी है। दूसरी एक कंपनी बाय एग्जांपल अगर हम देखें, तो हमने बहुत ही पहले इन्वेस्ट किया था, वो कंपनी है ट्रेंड, जो कि वेस्ट साइड स्टोर्स है टाटा की। वो भी हमने, तभी रिटेलिंग काफी एक यंग इंडस्ट्री थी,
और अभी भी रिलेटिवली यंग है, राइट? तो एयर कंडीशन स्टोर में ब्रांडेड अपैरल खरीदना ये एक बहुत ही यंग इंडस्ट्री थी। लार्जली मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के जो लोग थे वही अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन ट्रेंट ने वेस्ट साइड में उसका एडवांटेज ये था कि उनकी जो प्राइसिंग थी प्रोडक्ट्स की दैट वाज वेरी अफोर्डेबल। तो मिडिल क्लास के लोग भी अफोर्ड कर सकते थे गुड क्वालिटी ब्रांडेड क्लोथ्स। और क्योंकि it was a Tata enterprise, so there was a lot of trust which was there. And आज वो कंपनी जब हमने खरीदी तभी it was again few hundred crores in market cap, आज 50-60,000 crore in market cap हुआ। तो ऐसे जैसे रिटेलिंग है या फाइनेंशियल सर्विसेज है, ये सब इंडस्ट्रीज जो हैं वो इंडिया में उनका जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ही बड़ी है। इट्स अ वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटी, राइट? टुडे ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग which means that not going to a mom and pop store next to your house but going to a big store like a D-Mart or a West Side or whatever. Organized retailing in India is only 6-7% of total retailing, which means the opportunity is very big. And it's a multi-billion dollar opportunity in India, right? तो हम ये सोच कैसे आती थी कि हम यूएस जैसी डेवलप्ड मार्केट है या कोई डेवलप्ड इमर्जिंग मार्केट्स है, हम वो स्टडी करते थे। तो हम देखते थे कि फॉर्च्यून मैगजीन आती थी, उसमें हर साल एक टॉप 500 कंपनीज पे लिस्ट आती थी। तो हम वो स्टडी करते थे कि कौन सी कंपनियां हैं जो टॉप 50 हैं, टॉप 10 हैं, टॉप 100 हैं। तो हम ये सोचते थे कि कौन से बिजनेसेस इतने बड़े हो सकते हैं कि वो मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेसेस। तो वॉलमार्ट का नाम आता था या माइक्रोसॉफ्ट का नाम आता था या जनरल इलेक्ट्रिक का नाम आता था। तो हम स्टडी करते थे, अच्छा ये बिजनेसेस इतने बड़े हो सकते हैं। तो हम ये सोचते थे कि इंडिया में ऐसे बिजनेसेस ढूंढे जो बहुत बड़े हो सकते हैं, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। लेकिन इट इज नॉट एज सिंपल। यू हैव टू स्टडी द बिजनेस मॉडल, क्या वो कंपनी मुनाफा करती है, क्या उसकी मैनेजमेंट की एबिलिटी है टू एग्जीक्यूट, क्या वो ऑनेस्ट है। ये सारी चीजें जो हैं वो एवरेज इन्वेस्टर was not able to understand. That is something that we were able to study and bring that to the table. खैर आज के दिन तो information is available everywhere. Investors काफी smart हो चुके हैं। आपके जैसे प्लेटफॉर्म हैं वो भी बहुत आजकल beyond giving prices and transaction, you also inform the clients with a lot of financial data, charts, etc. So today investors are much more evolved. उनके पास access to information है। उस जमाने में access to information नहीं होता था, तो ये एक edge होता था। So आज information आज available है, लेकिन उस information को कैसे analyze किया करें, उसको कैसे context में रखें, ये बहुत ही important है। That's very very important. राइट बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए सर आपने। आई थिंक काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा बजाज की स्टोरी से और ट्रेंड की स्टोरी से। क्या हमें कुछ होमवर्क मिल सकता है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम स्टडी करें इन्हीं लाइंस पे, जो लाइंस आपने बताई हैं, जो फ्यूचर बजाज फाइनेंस या फ्यूचर ट्रेंड बनने वाली हो या फ्यूचर में बहुत ज़्यादा एक अच्छी बड़ी इंडस्ट्री को कैपिटलाइज करने वाली हो? कोई होमवर्क हमारे ऑडियंस के लिए हो जिनको वो स्टडी कर पाए, जिन कंपनीज को? देखिए स्टडी करने के लिए बहुत हैं। बाय वे ऑफ जो बोलते हैं कंप्लायंस, हमने एक इस कंपनी में हमारा निवेश भी है। सो व्हेन इन्वेस्टर्स, दिस इज नॉट एन एडवाइस टू इन्वेस्ट, दे शुड स्टडी एंड कंसल्ट देयर एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। बट आपने जैसे टाइटन का नाम सुना होगा इन्वेस्टर्स। टाइटन जो है ज्वेलरी में बहुत ही बड़ी कंपनी हो चुकी है, बिकॉज दे वर वेरी अर्ली। कोई ब्रांडेड ज्वेलरी नहीं बनाता था। अब उन्होंने तनिष्क, जोया, ये सब आइकॉनिक ब्रांड्स बनाए और रिटेल स्टोर्स खड़े किए, और आज के दिन तो कंपनी काफी बड़ी है। तो उसी लाइन पे एक छोटी सी कंपनी है
हम्म। जिसका नाम है ईथॉस। ये जो ईथॉस। है लग्जरी वॉचेस जो लग्जरी वॉचेस है उनकी रिटेलिंग करती है। तो अगर आप एयरपोर्ट पे या किसी मॉल में जाएंगे हम्म। अच्छे से हाई एंड मॉल में, तो वहां पे आपको ईथॉस का स्टोर मिलेगा। हम्म। एंड ईथॉस सेल्स मिड टू हाई प्राइस्ड लग्जरी वॉचेस, हम्म। राइट। अब जैसे ये बहुत ही आज के दिन भी ये रिलेटिवली छोटा मार्केट है, हम्म। लेकिन इट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। पहले क्या होता था कि अगर आपको ओमेगा खरीदना है या टैग वर्क खरीदना है या रोलेक्स खरीदना है या हम्म। कोई भी ये लग्जरी ब्रांडेड वॉच खरीदना है, तो ओनली द वेरी वेल टू डू जो पॉपुलेशन थी हम्म। ज्यादा करके वही खरीदती थी। और जनरली जब ये लोग बाहर जाते थे, यूरोप जाते थे या यूएस जाते थे या दुबई जाते थे, तो वहां से वो शॉप करके आते थे, क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई रिटेलिंग था नहीं फॉर हाई एंड वॉचेस। हम्म। और ये बहुत ही अनरेगुलेटेड फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री थी। हम्म। सारा काम कैश में होता था या हम्म। स्मगल्ड वॉचेस में होता था। तो कोई कोई इंडिपेंडेंट डीलर्स होते थे, आप किसी दोस्त या किसी कांटेक्ट से मिल के फिर वो इंपोर्ट या स्मगल करते थे घड़ी और आप खरीदते थे। हम्म। अब जीएसटी के बाद ये सब बंद हो गया। अब हम्म। जो है मार्केट धीरे धीरे बड़ी हो रही है। आज के दिन a reasonably well-to-do family or a professional can also afford to spend 2, 3, 4, 5 lakhs on a watch, क्योंकि आज जो well-to-do executives हैं या businessmen हैं, वो इतना पैसा खर्च कर सकते हैं। It is not just about the very rich who can afford this, right? और आज consumers भी younger हो रहे हैं, और जो विमेन के लिए तो ज्वेलरी इज समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट, लेकिन मेन के लिए देयर इज नथिंग मच दैट इज देयर। सो अ वॉच इज नॉट जस्ट फॉर टाइम, बट इट इज ऑल्सो a kind of a statement that you make that you have arrived in life, right? And then there is people have passion. किसी को बहुत ही old type watches अच्छी लगती हैं, किसी को बहुत sporty watches अच्छी लगती हैं। तो ये जो लग्जरी वॉचेस का जो मार्केट है वो यंग है और वो एक्सप्लोड होगा। तो हमने स्टडी किया कि जैसे चाइना है, साउथ कोरिया है, ऑल दीज कंट्रीज व्हिच वेंट फ्रॉम बीइंग डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमीज टू डेवलप्ड इकोनॉमीज, एंड the luxury retailing business became very big। तो मुझे लग रहा है, और आज इनके पास सिर्फ 40 स्टोर है, मुझे लग रहा है कि 5 साल के बाद ये इनके पास 100-125 स्टोर हो जाएंगे। और ये अभी सेकंड टियर और टाउन्स में भी डिमांड बहुत आने लगी है, बिकॉज देयर आर रिच पीपल इन सेकंड टियर टाउन्स आल्सो। सो हम आप आपके जो आपके प्लेटफॉर्म पे जो आपके कस्टमर्स हैं उनको बोलिए स्टडी करें ईथॉस, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है। और ये जो है लीडिंग कंपनी है इन लग्जरी रिटेलिंग। तो इन्होंने वॉचेस में तो काम शुरू किया है, अब ये एक बहुत ही हाई एंड लग्जरी लगेज ब्रांड भी इंडिया में ले आए हैं। रिमोवा करके है, इट्स अ जर्मन कंपनी। और धीरे धीरे करके लग्जरी रिटेलिंग जो है उसमें प्रोडक्ट एक्सपैंड कर रहे हैं। तो इट इज लाइक बाइंग और इन्वेस्टिंग इन टाइटन 15 years ago। तो अब ये कंपनी छोटी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगले 5, 7, 10 साल भी ये कंपनी काफी बड़ी हो जाएगी। तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, इसलिए मैंने टाइटन का एग्जांपल दिया कि 15 साल 20 साल पहले टाइटन बहुत ही छोटी कंपनी थी। लोग जनरली अपने खुद के ज्वेलर के पास जाते थे और ज्वेलरी बनाते थे, आज लोग ब्रांडेड ज्वेलरी खरीद रहे हैं। वैसे ही बहुत ही छोटा पॉपुलेशन था जो अफोर्ड कर सकता था लग्जरी वॉचेस, आज बहुत काफी बड़ा पॉपुलेशन है जो अफोर्ड कर सकता है, और ये पॉपुलेशन की संख्या बढ़ेगी। और as India grows and incomes grow
and people become younger and more aspirational. They would want to buy good quality products, and they would want to go to somebody where they can trust, where there is transparency. And Right. that is where we think a company like this can grow. So again, I repeat that this is not an advice to buy. So please, you do your own study and ask your advisor before buying the stock. Right. Neither it is an advice to buy the stocks nor the watches. राइट मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है इस पे सिंस आप इस कंपनी पे रिसर्च कर रहे हैं तो मैं एक काउंटर क्वेश्चन इस कंपनी के लिए पूछना चाहता हूँ डू यू फील एप्पल जैसी कंपनीज जो अब लग्जरी वॉचेस के अंदर आ चुकी है अगर मैं उसकी हाई एंड वॉच की बात करूं तो विदाउट एनी बेल्स एंड विसल्स भी उनकी जो हाई एंड वॉच है वो अराउंड 89-90,000 तक जा रही है जैसे एप्पल वॉच अल्ट्रा बुलाया जाता है देन उसके बाद वो स्ट्रैप्स ऐड कर रहे हैं उसके अंदर और बहुत सारे बड़े फैशनेबल ब्रांड्स के साथ जो है कोलैबोरेट करके उसे लाखों में भी पहुंचा रहे हैं डू यू थिंक कि एप्पल एक थ्रेट की तरह है इन इस पर्टिकुलर कंपनी या फिर लग्जरी वॉच कंपनीज के लिए? देखिए ये परसेप्शन था जब स्मार्ट वॉचेस आए, एप्पल का वॉच है या सैमसंग का वॉच है, आजकल सारे जो हाई एंड मोबाइल कंपनीज हैं उन्होंने स्मार्ट वॉचेस या इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस निकाले, तो सबको लगा कि ये एनालॉग या ऑटोमेटिक वॉचेस विल बी डेड, बट ऐसा नहीं हुआ। ये स्मार्ट वॉचेस भी लोगों ने खरीदा। देखिए वॉचेस का ऐसा है कि पहले के जमाने में क्या होता था, आपके पास एक या दो ही घड़ी होती थी और आप किसी भी ओकेजन पे एक ही घड़ी पहन के जाते थे। अब ये जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो चेंज हो गया है। तो अगर आपके पास एप्पल स्मार्ट वॉच है तो वो आप अगर मूवी जा रहे हो या कहीं हॉलिडे पे जा रहे हो या कोई कैजुअल घूमने जा रहे हो अपने दोस्तों के साथ, तो यू विल वेयर एन एप्पल वॉच। बट लेट अस से यू आर गोइंग फॉर अ वेडिंग और you are going for some party, you may want to wear a different watch, right? And generally now people don't have one watch, they have many watches, right? For various occasions there are various watches. The same thing, I'll give you an example which happened in shoes. पहले जब हम स्कूल में थे, एक ब्लैक शू था, एक टेनिस शू था, बस स्टोरी ओवर। और अगर बारिश आई तो गमबूट्स थे या रबर के शूज थे। और ये जब हम बड़े भी हुए तो एट बेस्ट एक या दो पेयर होते थे। आज वो मैन हो या वुमन हो, खास करके इवन वुमन, दे डोंट हैव वन पेयर। सो ऑफिस जाने के लिए आपके पास लेदर शूज होंगे, आप घूमने जा रहे हो तो आपके पास स्नीकर्स होंगे, एक नहीं 3 या 4 स्नीकर्स होंगे। अगर आप ट्रेडिशनल वेयर पहन रहे हो तो उसके लिए एक अलग फुटवेयर होगा। सो टुडे यू हैव 6, 7, 8 पेयर्स। आप जिम जा रहे हो तो उसके लिए अलग फुटवेयर होगा। आप जो जिम में पहन के जा रहे हो वही आप मूवी में जाओगे तब नहीं पहन के जाओगे, राइट? तो वॉचेस का भी ऐसा ही है। सो टुडे these traditional luxury watches and the smart watches, they coexist। और ये जो लग्जरी वॉचेस का जो एक पैशन है, जिसको पैशन लग जाता है, वो फिर कलेक्ट करते रहते हैं। It has also now become, some of the luxury watches have also become like an investment। They actually appreciate in value, right? और इसमें आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम एक सेकेंडरी मार्केट भी हो जाता है उस वॉचेस का। तो आपने घड़ी ली, आपने 4-5 साल पहना, फिर यू वांट टू सेल इट, यू वांट टू बाय समथिंग न्यू, राइट? सो हमने ये देखा है कि जो लोग कलेक्ट करते हैं वो काफी सारी, देखिए ये सब जो है ना नुस्खे, ये जब इनकम आपकी बढ़ती है तो आप नेसेसिटी से और ऊपर उठते हैं, लग्जरी की तरफ जाते हैं। हाँ, तो अब जैसे है लोगों को जैसे वाइन है, वाइन सिर्फ पीने की चीज नहीं है, लोग कलेक्ट करते हैं बॉटल्स कि देखो मेरे पास इंडियन भी है, चिलियन भी है, इटालियन वाइन भी है, अर्जेंटीनियन वाइन भी है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये घड़ी हो, स्नीकर्स हो, वाइन हो या ज्वेलरी हो, राइट? People don't just buy one,
They buy many for various occasions. They buy it for utility. They buy it for investment. They buy it just to collect. तो ये मार्केट बड़ा होगा, काफी बड़ा होगा. और स्मार्ट वॉचेस और ये एनालॉग वॉचेस दे विल ऑल्सो कोएग्जिस्ट. जैसे आप देखोगे द बेस्ट टेनिस टूर्नामेंट्स में जो मेन स्पॉन्सर है वो रोलेक्स है, राइट. आज भी उसकी वैल्यू है क्योंकि एक ऐसे ब्रांड बनाया है स्विस वॉच इंडस्ट्री ने कि wearing a Swiss watch is like a aspiration. It's like a car. आप शुरू करते हो मारुति से, फिर जाते हो आप होंडा टोयोटा, फिर आप यूरोपियन कार पे जाते हो. तो दिस ये जो प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड है वो हर एक कंज्यूमर लेवल पे दिखता है. वॉचेस इज जस्ट वन ऑफ देम. राइट, ग्रेट. टीम जब रिसर्च कर रही थी, आपके लिए क्वेश्चंस हम लोग बना रहे थे, तो आपकी एक स्टेटमेंट सामने आई, माई इक्विटीज आर माई लाइफ इंश्योरेंस. तो क्या है स्टेटमेंट के पीछे का थीसिस, क्या है सोच, और क्या एक आम व्यक्ति भी इक्विटीज को अपना लाइफ इंश्योरेंस बना सकता है या नहीं? देखिए लोग सो दिस इज अ वेरी पर्सनल फाइनेंशियल ट्रेड, राइट. आप इंश्योरेंस क्यों खरीदते हैं? आप इंश्योरेंस खरीदते हैं क्योंकि यू वांट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम एनी हेल्थ और पर्सनल लाइफ इमरजेंसी इन द फ्यूचर. इट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ सेविंग. आप हर साल इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हो और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योरेंस प्रीमियम इन्वेस्ट करती है या तो बॉन्ड्स में, पार्टली इक्विटी में, और वो अमाउंट बढ़ते जाता है. और अगर खुदा ना खास्ता कुछ हुआ फ्यूचर में तो आपको वो पूंजी मिल जाती है, राइट. इट इज नथिंग बट सिस्टमैटिकली कीपिंग सम मनी असाइड and giving it away to the insurance company by way of premium, so that in the eventuality of something happening you will get that, you can have access to that savings, right. but finally तो वो insurance company भी invest ही करती है और वो amount बड़ा होता है, right. और वो 100 लोगों से प्रीमियम लेती है. उसको पता है कि not all 100 people will have some eventuality, right. so मेरे लिए instead of me investing that amount as insurance premium, वही सेविंग्स जो है मेरी मैं इन्वेस्ट करता हूँ और वो ग्रो होता है, राइट. दैट इज माय इंश्योरेंस कि कल उठ के कुछ हुआ तो दैट वैल्यू ऑफ माय पोर्टफोलियो व्हिच हैज ग्रोन, दैट इज इंश्योरेंस फॉर मी. तो मुझे जब भी होगा मैं वो अमाउंट I can always sell my shares and pay for my health costs or whatever, right. So however this is not an advice not to buy insurance, but जब लोग मुझे कहते थे, क्योंकि ये जो है वो बहुत अर्ली मैंने समझ लिया कि अल्टीमेटली जो लोग बोलते हैं कि आप फिक्स डिपॉजिट में डालिए, आप डेट म्यूचुअल फंड में डालिए, आप इक्विटी म्यूचुअल, दे आर ऑल फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. एंड द आइडिया इज दैट यू कीप सेविंग एंड रेगुलरली इन्वेस्टिंग so that that amount can compound and grow. For me, the best compounding machine is the equity as an asset class. तो मेरी जो भी सेविंग्स थी, मैं हार्डली कुछ इंश्योरेंस लेता हूँ. मेरा सारा पैसा जो है मैं फुल्ली इन्वेस्ट कर देता हूँ मार्केट्स में और मैं एक लॉन्ग टर्म व्यू रखता हूँ. And that itself is my insurance. मुझे उस पैसे की जरूरत नहीं है, वो ग्रो होता रहता है. जब मुझे जरूरत होगी तो मैं वहां से निकालूंगा and I will use that money. Right. Quite interesting. सर मुझे क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि आपने बताया कि आप सारा पैसा जो है बताया वो इन्वेस्ट कर देते हैं. आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन, पर्सनल पोर्टफोलियो एलोकेशन कैसा दिखता है बिटवीन इक्विटी, गोल्ड, डेट? अगर एक मोटी मोटी परसेंटेज हमें पता चल पाए कि आप कौन कौन सी एसेट क्लास में कितना इन्वेस्ट करते हैं, या रियल एस्टेट भी अगर साथ में हम जोड़ लें, स्टार्टअप्स भी जोड़ लें. तो देखिए मैं एक यूनिक इन्वेस्टर हूँ. मैं ना पैसा कोई डेट में डालता हूँ
ना मैं कोई गोल्ड खरीदता हूँ। मेरा जो सारा पोर्टफोलियो है वो सिर्फ इक्विटीज में 100%, राइट। मैं थोड़ी सी लिक्विडिटी बैंक अकाउंट में रखता हूँ फॉर एनी इमरजेंसी नीड दैट मे बी रिक्वायर्ड। Baki, I invest all my money in equities. Now, I don't think people should take that as a model saving plan or asset allocation plan, because equities का ऐसा है कि it is a very volatile asset class. Though it has the best compounding, even compared to gold or fixed income, but it is a very volatile asset class. Or people should keep some money away in debt or gold or fixed income, क्योंकि मान लो कि जैसे कोविड जैसा हुआ मार्च 2020 में और मार्केट्स जोर से गिरे और आपके जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है क्वाइट पॉसिबल है 10, 15, 20, 25, 2008 में तो 50% डाउन था मार्केट, और उस समय पे अगर आपको कोई नीड आ गई तो इट मे नॉट बी एडवाइजेबल, आपको शायद फोर्सफुली उस समय शेयर बेचने पड़े। आपका मन नहीं होगा कि मैं इतना नीचे मेरी इक्विटी होल्डिंग को बेच के फिर कुछ करूं। तो मेरे हिसाब से एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो रखना चाहिए। The amount of money that you don't need, so you have to ask yourself a question: I will invest in equities that amount of money which I don't need to touch for the next 5 years or 10 years. If you can if you have that money which you don't need for the next 5 to 10 years, then that is the money you should invest in equities. Otherwise people invest in gold, because usually क्या होता है कि जब क्राइसिस होती है कहीं पे, तो the only asset class which actually does well during a crisis or which is very liquid, you can sell tomorrow and get your money, is gold, right? No other asset class is as liquid. So I think people should have a balance, some in debt or fixed income, some in gold, but I would advise that a large part of your portfolio of your savings should be in equities, because that compounds at the best rate. और आज के दिन जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो काफी इवॉल्व है, इट इज इजी। पहले ऐसा नहीं था, ट्रांजैक्शन वाज वेरी डिफिकल्ट। आज तो आप आज रिडेम्पशन डाल दो, कल पैसा आ जाएगा आपके अकाउंट में, सो इट इज वेरी लिक्विड और डेली यू हैव एक्सेस टू इट डेली, और आप जैसे प्लेटफॉर्म facilitate that very smoothly. So I think that today people can easily invest in equities, and even if they have an emergency or something that they need the money, access to that money is very very important. But it's a very volatile asset class. किसी साल नेगेटिव रिटर्न्स भी हो सकता है, किसी साल पॉजिटिव ग्रेट पॉजिटिव रिटर्न्स भी हो सकता है। तो इट्स अ नॉन लीनियर एसेट क्लास। तो not every individual can take the non-linearity कि आज मेरी सेविंग की वैल्यू 50 है, वो 60 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है। हर कोई ये वॉलेटिलिटी नहीं ले सकता। तो पार्ट ऑफ योर वेल्थ यू शुड पुट इन एसेट्स व्हिच मे नॉट बी दैट वॉलेटाइल। उसमें शायद रिटर्न इतना ना बने, लेकिन वॉलेटिलिटी भी नहीं रहेगी, और इसमें रिटर्न अच्छा बनता है लेकिन वॉलेटिलिटी भी ज्यादा है। राइट। मेरे पास एक दो फॉलोअप क्वेश्चंस हैं, लेकिन उनसे पहले मैं आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो जो न्यू एज आजकल थीम्स आ रही हैं, कंपनीज आ रही हैं, जैसे कि जोमेटो है, आईपीओ है, मामा अर्थ का भी आईपीओ आने वाला था, अभी आई थिंक दे आर ट्राइंग अगेन। आपने इन स्टॉक्स को लेके पहले भी एक कॉशन सबको दिया था कि थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। आपका ओपिनियन आज की डेट में इन कंपनीज पे क्या है, और क्या इन कंपनीज में आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज नजर आई हैं इन न्यू एज कंपनीज में जो आपको लग रहा हो कि आपके जो थॉट प्रोसेस अभी हमने डिस्कस किया है एल्केमी कैपिटल के, उन पे वो खरी उतरती हो? देखिए, न्यू एज हो या ओल्ड एज हो, अल्टीमेटली इट्स अ बिजनेस। ओके, ये हम नाम देते हैं कि न्यू एज है। अगर मैंने टाइटन में 20 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो तब टाइटन न्यू एज था, क्योंकि तभी ऐसा कोई बिजनेस नहीं था। लेकिन
क्या होता है कि हर एक बिजनेस का जो फाइनल ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू जनरेट प्रॉफिट्स एंड कैश फ्लोज फॉर द शेयर ओनर्स। नाउ इंडिया में क्या हुआ कि न्यू एज बिजनेसेस जो हैं वो सारे आईपीओ हुए 2021 और 22 में, और जिस वैल्यूएशन पे वो लिस्ट हुए दैट वाज वेरी एक्सपेंसिव compared to what the business was generating. In fact, आज भी काफी सारे जो ये बिजनेस हैं वो नेट लेवल पे प्रॉफिट नहीं बनाते, आज भी लॉसेस बना रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अब लॉसेस कम हो रहे हैं और प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो और अब वैल्यूएशंस भी जो हैं इन कंपनियों में काफी रीजनेबल हुए हैं। और again I would say that don't take this as an advice, but मुझे लग रहा है कि selectively अब with a long term view some of these businesses will deliver good returns to their investors। और उसमें हमने दो कंपनियां at least out of the many which are there are a couple of them which got listed, उसमें से जो खास करके हमें जो दो कंपनियां अच्छी लग रही हैं, एक है जोमेटो और दूसरा है पेटीएम, क्योंकि हमें लग रहा है कि जो फूड डिलीवरी का जो बिजनेस है वो रियल बिजनेस है। आज लोग उस यूटिलिटी को यूज करते हैं और काफी सारे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं या जो डार्क किचन्स हैं, they do utilize this is a service or a utility which a consumer wants, जो पहले नहीं अवेलेबल थी कि आप ऐप पे आप ऑर्डर करो और आधे घंटे में आपके पास आपको जो क्विजीन चाहिए सब पहुंच जाएगा, राइट? इट्स अ ग्रेट यूटिलिटी। और अब सिर्फ दो ही बड़ी कंपनियां हैं मोर और लेस जो बची, तो ये ड्यूओपोली हो जाएगा। दोनों कंपनियां आज के दिन नुकसान कर रही हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे मार्केट की साइज बढ़ेगी और ग्रोथ होगा, नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स में ये कंपनीज प्रॉफिटेबल हो जाएंगी। तो ओनली investors who have a very long term view and they have the ability to take volatility should invest small amounts in these companies, because ये कंपनीज अभी भी मुनाफा नहीं कमा रही। तो क्या होगा कि जब अगर मार्केट कोई करेक्शन में जाएगा तो these companies can correct more than the usual profitable companies, right? तो अगर आप आईटीसी या लीवर या ऐसी कंपनियों में एचडीएफसी बैंक या ये सब प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं, not that they will not correct if the market corrects, but because they are already profitable and are generating cash flow, typically these companies don't correct as aggressively when the market corrects. Companies which are yet to make profits and cash flows may correct more, so you should be careful. But I think now I do believe that there is an opportunity in a few select companies, because these are real businesses. These are businesses that the customer wants, and eventually these companies are now focusing on profitability. पहले उनको कस्टमर चाहिए थे तो सब कुछ फ्री देने के लिए तैयार था, लेकिन now they are charging for the service, and as they charge for the service and the customer is willing to pay for that service, these businesses will become profitable। वैसे ही पेटीएम जो कि ऑलमोस्ट एक हाउसहोल्ड नेम है इन पेमेंट्स, आई थिंक they were also trying to do too many things, now they are focusing just on 2 or 3 things, and they have become a great platform, and I also believe that they have now started to generate cash profits, not net profits but cash profits। They also in the next 12-18 months at the net level will start making profits। So I think these companies in the long run can give decent returns, but again, as I would caution, that they are more volatile than normal stocks। But I think these are companies of the and businesses of the future which will make money for investors in the long run। इसमें सर मेरे पास एक फॉलोअप क्वेश्चन है, और एज अ इन्वेस्टर मैं ये बात समझता हूँ कि ये जितनी भी कंपनीज हैं, हम जोमेटो स्विगी की बात कर रहे हैं, दे आर बिल्ड ऑन वीसी, वेंचर कैपिटल एंड टेक,
दो चीज़ें इनके बिल्कुल कोर में रही हैं। कल को कोई और एक एंटरप्रेन्योर ऐसा कॉल लेता है कि मुझे भी फूड डिलीवरी कंपनी बनानी है, एंड यस वी अंडरस्टैंड कि अभी फंडिंग विंटर चल रहा है, जिसे स्टार्टअप सर्कल में बुलाया जाता है फंडिंग विंटर। लेकिन कल को फंडिंग विंटर ओवर होता है, फिर से वीसी कैपिटल जो है वो भर भर के इंडिया में आना शुरू होता है, एंड एक एंटरप्रेन्योर फिर से ये डिसाइड करता है कि मैं भी फूड डिलीवरी स्टार्टअप करूंगा। और तब वो जोमेटो जैसी लिस्टेड कंपनीज जो अब प्राइस चार्ज करना शुरू कर देंगी, बट वो ऐसी कंपनी बनाएगा जो प्राइस चार्ज नहीं कर रही। और जोमेटो के पास कोई कॉम्पिटिटिव सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं दिखता, अगर मैं एज ए इन्वेस्टर देखता हूं तो, क्योंकि एनी वन कैन बिल्ड सच काइंड ऑफ कंपनीज। ये मेरा एक लेमैन थॉट है, मैं चाहता हूं कि आप इस पर कुछ ज्ञान प्रकाश डालें। देखिए, ये जो वीसी फंडेड टेक इन्वेस्टिंग जो जो है वो एक साइकिल, एक वेव आता है उसका, राइट। और उस वेव में काफी सारी कंपनियां जो हैं वो सिमिलर या सेम बिजनेस मॉडल पे ट्राई करती हैं। और मेरे हिसाब से ये जो 2018 2015-16 से लेके कोविड तक का जो वेव था डिजिटल और इंटरनेट कंपनीज में इन्वेस्ट करना, उस वेव में स्पेशली इन द फूड डिलीवरी बिजनेस या ग्रोसरी डिलीवरी बिजनेस जो है, उसमें जो ऑलरेडी जिसने एक स्केल बना लिया है, उसने बना लिया। अब कोई भी नई कंपनी को आना, एक तो मेरा ऐसा मानना है कि अब कोई वीसी सिमिलर बिजनेस को फंड नहीं करेगा, क्योंकि वो भी पूछेगा कि भैया आप क्या अलग करोगे स्विगी और जोमेटो से, और आपके पास कस्टमर्स क्यों आएंगे, राइट। तो एक जो होता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में, राइट। तो मुझे लगता है कि स्विगी और जोमेटो का एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो है वो एक आ गया है। एंड प्लीज अंडरस्टैंड कि इन कंपनियों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बर्न किए हैं टू रीच वेयर दे हैव रीच्ड। आज जोमेटो एक ब्रांड है, स्विगी एक ब्रांड है, कल के कोई और आएगा तो उसे भी अपना ब्रांड बनाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चने पड़ेंगे विदाउट मेकिंग मनी। आई डोंट थिंक टुडे ये फंडिंग विंटर खत्म भी हो जाए तो कोई आके ऐसी कंपनियों को फंड करेगा who will have to sustain losses for such a long period of time, क्योंकि ये जो स्पेस है वो अनलिमिटेड नहीं। उस स्पेस में जो सरवाइव हो गए, जिनको पैसा मिल गया, जिन्होंने स्केल अचीव कर लिया, वो सरवाइव हो जाएंगे। अब कोई इसी स्पेस में कोई नया कंपनी आए, वो मुझे तो लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है। और वो वीसी बहुत ही बहादुर होगा जो अब जाके इसी स्पेस में किसी को फंड करे। हाँ, कोई दे मे फंड सम न्यू आइडियाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या मशीन लर्निंग में या किसी और कोई सेक्टर में जहाँ पे अपॉर्चुनिटी एक्सपैंड हो रही है, तो वहां पे पॉसिबल है कि लोग वीसीज जो हैं फंड करेंगे न्यू आइडियाज को। लेकिन इस स्पेस में अब किसी को फंड करें, ये मुझे डिफिकल्ट लगता है। राइट सर, एक दो क्वेश्चंस और है मेरे पास। जैसे कि सबसे पहले बातचीत करना चाहूँगा सेक्टर्स के बारे में। अगर आज हम बैंकिंग को देखें, इंफ्रा को देखें, तो बहुत अच्छी वेव चल रही है उनकी और सारे स्टॉक्स जो हैं अच्छे वैल्यूएशन में चल रहे हैं। बट एट द सेम टाइम हमारा जो ब्लू आई बॉय जिसे बोलते हैं आईटी सेक्टर, वो थोड़ा सा इस समय वीक चल रहा है। तो इसमें ये वीकनेस जो है, हम जो एक लेमैन समझता है वो ये समझता है कि यूएस में जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसका इम्पैक्ट यहाँ पे दिख रहा है इन आईटी कंपनीज के ऊपर। ये क्या लगता है नियर फोर्सिबल फ्यूचर में करेक्ट होने वाली हैं, या अभी जैसे हमने सुना कि कुछ ऑर्डर्स कैंसिल हुए हैं यूएस से, या वैसे ही चलता रहेगा? देखिए, ऐसा है कि किसी भी बुल मार्केट में सेक्टर रोटेशन होता है। There are some sectors which are in a structural up move जैसे बोलते हैं। तो मुझे लग रहा है जैसे कैपिटल गुड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैंकिंग है, ये सब एक स्ट्रक्चरल बुल मूव में है। टेक में ऐसा है कि ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स को ऐसे लगा, तो एक तो दो चीजें हैं। एक तो जो अपनी जो बिग टेक कंपनीज हैं
उनका अब जो स्केल है वो काफी बड़ा हो चुका है। नाउ फॉर देम टू ग्रो at 15-20% is going to be very difficult, right? Because the base is very large. So probably they will grow at 8, 10, 12% in dollar terms, right? Uh, so that is one thing that you have to keep in mind. But the reason why the sector is not doing well, and they have not been doing well since last year, is because there is a perception that with rising interest rates and inflation, the Fed will have to keep raising rates, and the US economy and the developed economies will slow down dramatically. And as a result, the demand for IT services may also slow down. But मुझे ऐसा लग रहा है कि more or less ये जो fear है वो currently already stock prices में reflected है। मेरा ये मानना है कि एवरी टाइम एक नया टेक्नोलॉजी वेव आता है, राइट? जैसे Y2K था, फिर एक ERP का वेव आया, फिर एक डिजिटल का वेव आया, ई कॉमर्स एक्सेट्रा, फिर क्लाउड का वेव आया। अब एक नया वेव आने वाला है, वो है AI, राइट? कि जो लीडिंग ग्लोबल कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, they have started to spend billions of dollars on AI, and now every company will think कि मैं कैसे इस टेक्नोलॉजी को मेरे बिजनेस में यूज करूं, जैसे which can make my processes productive, और it's like competition। अगर सपोज वॉलमार्ट ने AI यूज करना शुरू किया, तो उसका जो वॉलमार्ट का कॉम्पिटिटर है, टारगेट है या जो भी है, उनको भी यूज करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि एक नया टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग वेव शुरू होगा, और मुझे ये लग रहा है कि जो यूएस में जो स्लोडाउन की बात है, शायद 1-2 क्वार्टर ये और चले, लेकिन मोर और लेस वी आर इन द प्रोसेस ऑफ बॉटमिंग आउट इन टेक, और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 2-3-4 साल क्लाउड प्लस AI, ये दोनों जो टेक्नोलॉजी वेव्स हैं, दैट विल ब्रिंग टेक स्पेंडिंग बैक। नाउ अब उसमें ऑब्वियसली आप कोई बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करें या मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करें, आप देखोगे सम ऑफ द मिड कैप कंपनीज हैव डन बेटर देन द लार्जर कंपनीज, बिकॉज टुडे दे आर एबल टू get, for their base is relatively smaller, and they have, if you have some niche capabilities, then you can grow faster. But broadly मुझे लग रहा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो ये जो अंडर परफॉर्मेंस है टेक में, उसमें आप धीरे धीरे सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना शुरू करें ओवर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। मुझे लग रहा है कि टेक विल बाउंस बैक अगेन सम टाइम। राइट, ग्रेट। आपके साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट माइग्रेट कर चुके गिफ्ट सिटी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? तो क्या ऐसे एडवांटेजेस वहाँ पे आपको दिखे, क्या ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपको दिखे कि आपने अपना जो ऑफशोर फंड था वो आपने वहाँ पे माइग्रेट किया? देखिए, ऐसा है कि जब हमने ऑफशोर फंड शुरू किया था 2007-2008 में, तभी जो रेजिम था वो बहुत ही कंजर्वेटिव था, राइट? मतलब अगर इंडियन मैनेजर्स को, फॉरेनर्स जिसको इंडिया में इन्वेस्ट करना है, उसके लिए अगर फंड क्रिएट करना हो, तो वी हैड टू गो आउटसाइड ऑफ इंडिया टू सिंगापुर, और सेट अप द फंड इन मॉरिशस और इन लंदन, in UK or USA, right? And the tax regime was not very favorable to run that fund from within India. अब जो है ये गिफ्ट सिटी जो इस गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है, इट इज लाइक क्रिएटिंग अ सिंगापुर विद इन इंडिया, राइट? और हांगकांग विद इन इंडिया। सो व्हाट I mean, this is a great thing, because why export talent from India to outside India
to manage Indian equities. Doesn't make sense. राइट तो अपनी जो काफी सारी करेंसी ट्रेडिंग थी, इक्विटी ट्रेडिंग थी, वो ऑफशोर जो भी ट्रेडिंग होती थी या इन्वेस्ट होता था वो आउटसाइड द इंडियन बॉर्डर्स हो रहा था। अब गिफ्ट सिटी इज creating the same regulatory environment whereby we can attract foreign money to invest in Indian equity or debt or commodities or gold or currency in India, right? तो मुझे लग रहा है कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि we don't have to go outside of India to manage money, Indian money, outside money in India. Now we can do it sitting in India, right? तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है गिफ्ट सिटी में, that is very good step. It brings down my cost of operations, and we are willing to pass on that benefit of lower cost to our investors by way of lower fees, so that foreign nationals or non-resident Indians who want to invest in India can come through the gift city structure. So हमने जो हमारा स्ट्रक्चर था सिंगापुर और मॉरिशस उसको निकाल के we have transitioned it to gift city and made it very efficient. There are less layers and there is a tax benefit that the government is giving managers like us. So 10 years of our income that we earn from that fund or any activity there is tax exempt. वाओ It's like जो PLI मैन्युफैक्चरिंग में जो शुरू किया है, आप इसको समझ लीजिए कि this is like a PLI in financial services, right? Why do things outside create employment within the country, right? So I think that is what we have done. It makes a lot of sense, and I think finally this government has done something that the industry wanted for many years. So we think we will be able to attract a lot of money from outside of India to be invested in India. राइट सर लास्ट क्वेश्चन है आपसे झुनझुनवाला साहब के बारे में क्या सबसे ज़्यादा चीज़ है जो आप मिस करते हैं क्या उनके लेसन्स आपके साथ जो आज भी आप कैरी कर रहे हैं अगर आप शेयर करना चाहें देखिए राकेश जी हम उनको भैया करके बुलाते थे एज एन एल्डर ब्रदर more than a partner he was more like a friend philosopher guy and I think he was the biggest bull on India. उसने जो conviction दिया इंडिया में long term investment करने के लिए I think we really miss his wisdom, his encouragement and his vision of India, right? And I think we learned a lot about markets and investing from him. मतलब उन्होंने जैसे he became very famous investing in Titan, but his best investment was not just Titan but many other companies. और जब वो इन्वेस्ट करते थे तो हम उनके साथ बैठ के ये समझते थे कि उन्होंने क्यों इन्वेस्ट किया, क्या उनका थॉट प्रोसेस था, ना कि सबको ये इंटरेस्ट था कि उनको सिर्फ नाम चाहिए था कि वो किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी जाके खरीद लें, राइट? लेकिन हमें सिर्फ नाम में इंटरेस्ट नहीं था, हमें ये सीखना था कि अगर उन्होंने कोई एक्स कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो वो क्यों किया है, वो क्या सोच थी, वो क्या विजन था, क्या एनालिसिस था जिस वजह से उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो हम जो थे मोर देन व्हाट दे वर इन्वेस्टिंग, what he was investing in, we were more interested why he was investing in that company. So we have tried to learn from him and hopefully we continue to use his learning and wisdom. Even though he's not there, he has left a wide body of knowledge and guidance to us, and we hope to keep his name flying high in the Indian capital markets. I mean, we are too small. I think he was iconic, but he had a dream
that India will be a great country, a developed country, and the way to take advantage or benefit from that is to invest in the stock market. And I think if he was alive today, he would have said कि ये तो अभी शुरुआत है. ग्रेट. आई थिंक बहुत सर, मैं पर्सनली बोलना चाहूँगा कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मार्केट की बात जो हमने करी है. आपने बहुत सरलता से, बहुत सादगी से बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स हमारे लिसनर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए, ऑडियंस के लिए दिए हैं. बहुत बहुत धन्यवाद सर शो पे आने के लिए. Thank you, Neeraj. Thank you to Grow for having me on the show, and I hope your listeners will take away some of the conviction that we have on investing in India. Not to be afraid of new highs. New highs will come, and even greater highs will come. So invest responsibly and invest for the long term. Thank you. राइट. तो आइए अब बात कर लेते हैं इस सेशन के आउटरो की. लेकिन पहले मुझे बताइएगा, क्या ये सेशन एक्चुअली में आपको एक मल्टी बैगर नहीं लगा, जो आपकी नॉलेज को मल्टीपल टाइम्स जो है वो कंपाउंड कर देगा, है ना? तो अब इस आउटरो को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा. हिरेन जी मानते हैं कि ऐसी छोटी कंपनी को आइडेंटिफाई करो जो आगे जाके बड़ी बन सकती है, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है. हिरेन जी मानते हैं कि इक्विटी में बेस्ट कंपाउंडिंग होता है और इसलिए उनके इक्विटी इन्वेस्टमेंट को ही वो अपना इंश्योरेंस भी मानते हैं. उन्हें ट्रेंड और इथोस जैसी कंपनीज और उनके मैनेजमेंट पे काफी भरोसा है. वो ये भी मानते हैं कि न्यू एज स्टॉक्स जैसे कि पेटीएम और जोमैटो अब एक अच्छे वैल्यूएशन पे पहुंच गए हैं और आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. उनके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग में अभी स्ट्रक्चरल बुल रन है. उनका कहना है कि आईटी सेक्टर की कंपनी काफी बड़ी हो गई है और उन कंपनीज का 15% की रेट पे ग्रो कर पाना अब मुश्किल है. राकेश झुनझुनवाला जी की तरह उन्हें भी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे पूरा भरोसा है और वो मानते हैं कि इंडिया में भी जैसे मैन्युफैक्चर इन इंडिया का दौर चल रहा था, वैसे ही गिफ्ट सिटी के कॉन्सेप्ट से अब इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी और इंडिया बहुत आगे जाएगा. आई होप गाइस आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा. चैनल पर नहीं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ग्रो की सारी वीडियोस को जरूर देखिएगा. मार्केट की बात की हमने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है. स्पॉटिफाई वगैरह में भी आपको पॉडकास्ट मिल जाते हैं. उम्मीद करता हूं कि आप लोग इनसे काफी कुछ सीखते हैं. विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच. स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर. जय हिंद. और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू. बाय बाय एंड टेक केयर. गॉड ब्लेस यू ऑल. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.